हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट की सोनोग्राफी के बारे में। बेसिकली ये हार्ट का एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, रादर ये हार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और इस बारे में आज हम ये जानना चाहेंगे कि ये टेस्ट क्या चीज़ होता है, कैसे किया जाता है, किस तरह के पेशेंट्स में इसका उपयोग किया जाता है, क्या इसके प्लसेस माइनसेस हैं और क्या इन्फॉर्मेशन इससे डॉक्टरों को मिलती है, कितने पेशेंट्स में कितने बार इसको करना चाहिए, इस बारे में आज हम बेसिकली बात करेंगे। बेसिकली इकोकार्डियोग्राफी का मतलब है हार्ट की सोनोग्राफी यानी हार्ट की नलियों, हार्ट की जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, हार्ट का वैल्व्स का कंडीशन या हार्ट का पंपिंग फंक्शन वगैरह कैसा है, ये सब जानने के लिए एक तपास की जाती है, इसे इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इसमें बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी सोनोग्राफी की रेडिएशन यानी अल्ट्रासोनोग्राफी रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक बीम्स साउंड की उससे ट्रांसमिट किया जाता है। एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब रहता है, उसके द्वारा इसे ट्रांसमिट किया जाता है और इसके रिफ्लेक्टेड वेव्स को वो अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर एक्सेप्ट करता है और उस एक्सेप्टेड सिग्नल्स यानी रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स को वो एक इंटरप्रेट करता है कि कोई वहाँ पे स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी है नहीं, वैल्व्स का कंडीशन वगैरह कैसा है, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकता है वो इस टेस्ट के द्वारा प्रोवाइड करता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट इसे बोलते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड की रेडिएशंस होते हैं ये व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं करते, इसके लिए अगर इसको बार बार भी किया जाए तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, व्यक्ति को कोई इसमें हानि नहीं होती है। इवन प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी इसको अगर बार बार किया जाए तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। सीटी स्कैन या बाकी तरह की रेडिएशंस के कंपैरिजन में, फ्लोरोस्कोपी वगैरह की रेडिएशन के कंपैरिजन में काफ़ी सेफ टेस्ट है, इसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज हार्ट का अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करने में 1 मिनट से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत सिंपल और ईजी टेस्ट है। रूटीनली इसको परफॉर्म किया जाता है। और हार्ट की बेसिक टेस्ट कि व्यक्ति को अगर सांस का तकलीफ हो रहा है या व्यक्ति को अगर कोई छाती में दर्द हो रहा है तो बेसिक टेस्ट में इसको इन्वॉल्व किया जाता है। हार्ट का सोनोग्राफी जब भी व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में हार्ट की कोई भी बीमारी के साथ आता है जिसमें हार्ट का प्रॉब्लम होने का अंदेशा होता है, वहाँ इस तरह के टेस्ट को किया जाता है। इसके लिए व्यक्ति को एक कॉट होता है यानी एक बेड होता है, अल्ट्रासाउंड टेबल होता है, उसमें लिटाया जाता है और बाईं बाजू की तरफ उसको करवट करके लिटाया जाता है। बाईं बाजू में करवट करके लिटाने का पर्पज़ ये होता है कि बाईं बाजू की तरफ व्यक्ति अगर करवट करके लेटता है तो अल्ट्रासाउंड की बीम जो है हार्ट को सबसे इजीली रीच कर पाती है, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड होता है और व्यक्ति जब बाईं बाजू करवट करके लेटता है तो हार्ट छाती की दीवार के ज़्यादा पास आ जाता है और अल्ट्रासाउंड की बीम्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, तो इसके लिए हार्ट थोड़ा नज़दीक दिखता है। हार्ट और छाती की दीवार के बीच में जो स्ट्रक्चर्स है वो कम हो जाते हैं, जो हवा है या लंग्स है वो सेपरेट आउट हो जाती है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड की बीम्स थोड़ा बेटर पेनिट्रेट कर पाती है और बेटर पिक्चर आती है। पर खैर ये लेफ्ट लैटरल पोजीशन में या बाईं बाजू करवट करवा के लेटाना कोई कंपलसरी नहीं है। अलग अलग डॉक्टर्स अपने प्रेफरेंस के हिसाब से और कैसा पेशेंट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड के टेस्ट को कई तरह से किया जाता है और उसमें कई तरह के प्रोब्स वगैरह होते हैं जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस होते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग तरह की इमेज क्वालिटी आती है। बार बार भी इसे करने में कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं है और ये हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज के बारे में ज़्यादा नहीं बताता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की वजह से हार्ट का कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया हो, हार्ट का पंप फंक्शन बिगड़ गया हो, कोई हार्ट का चेंबर्स अगर डायलेटेड हो गए हो, वैल्व्स की खराबी हो, या कोई हार्ट में जन्मजात विकृतियाँ हो, या हार्ट में जन्म से कोई छेद हो, या स्ट्रक्चरल बीमारियाँ हो जो पहले कभी डिटेक्ट ना हुई हो, उस तरह की चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कभी बार कि व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक पहले आया हो और हार्ट पहले डैमेज हो गया हो तो दवा से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, दवा से व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या सडनली अगर कोई व्यक्ति की सांस फूलने की कंडीशन बिगड़ जाती है तो वो बिगड़ने का कारण कुछ और तो नहीं है, ये जानने के लिए अल्ट्रासाउंड की बीम्स को यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये अल्ट्रासाउंड का इवैल्यूएशन जो है ये किसी भी हार्ट पेशेंट में किया जाता है। जो भी व्यक्ति हार्ट की बीमारियों के साथ आता है तो उसमें से परफॉर्म किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया या स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर जिसमें हार्ट की बीमारी सस्पेक्टेड है तो उसको परफॉर्म किया जा सकता है और कोई मेन इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को छाती में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो या कोई कारण से आप प्रोब नहीं रख पा रहे हो, छाती में कोई बैंडेज वगैरह हो या प्रोब रखने के लिए जगह नहीं हो, वो एरिया में बर्न्स वगैरह हो, तो इसे अवॉइड किया जा सकता है। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड बीम को किसी भी पेशेंट में सोनोग्राफी को किया जा सकता है। इसमें कोई रेडिएशंस नहीं है, कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है। किसी भी तरह के पेशेंट्स में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इकोकार्डियोग्राफी के कई मोड्स होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के मोड्स होते हैं जिसको अलग अलग टाइम पर यूज़ करने से अलग अलग प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे 2D इको, कलर डॉपलर, एम मोड, ये सब तरह की मोडालिटीज़ होती है जिसमें कुछ अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम इस टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें टेक्निकल है जो आपके लिए जानना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
पर हाँ, इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए जाते हैं उनको इसमें क्या टेस्ट में इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्या क्या प्लस माइनसेस होते हैं उनको ज़्यादा पता नहीं रहता। और ये पता ना होने की वजह से जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उन्हें कई बार लगता है कि अगर इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट नॉर्मल है तो कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, ये भी पता चल गया, ये सब इन्फॉर्मेशन भी मिल गई। या कई बार अगर अब नॉर्मल रिपोर्ट भी आती है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसको आगे दवाइयों की प्लानिंग में क्या रोल है। कभी कभार ये है कि अगर किसी व्यक्ति में बार बार सोनोग्राफी भी करनी पड़ती है तो उसमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्यों पेशेंट को बार बार सोनोग्राफी भी किया जाता है, वो सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। इसलिए इस अल्ट्रासाउंड टेक्निक के बारे में कॉमन व्यक्ति को जानना ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे तो बेटर है कि आप अगली बार जब भी अगर कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आप डॉक्टर जब भी आपको ये टेस्ट करने को बोलेगा तो आपको ज़्यादा पूछना है, समझना नहीं पड़ेगा, आप इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ सकेंगे। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को खाली पेट आने का ज़रूरत नहीं होता, वो नाश्ता खाने पीना करके भी आ सकता है। और पेट की सोनोग्राफी के जगह पर, जैसे पेट की सोनोग्राफी में पेशाब रोक के आने को पेशेंट को बोलते हैं, इसमें वैसा भी कोई ज़रूरत नहीं है। पानी पिए या नहीं पिए, यूरिनरी ब्लैडर फुल हो या नहीं हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके लिए पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में बाई बाजू करवट करके बेड पर लेटाया जाता है और एक साइड से प्रोब को छाती के पास रख के डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करता है। इसमें व्यक्ति को कोई पेन नहीं होता। हाँ, अगर प्रोब थोड़ा छाती की मसल पर दबाया जाए तो थोड़ा सेंसिटिव पेशेंट्स में माइल्ड दर्द या जलन हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई सिग्निफिकेंट पेन नहीं होता। 2-4 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। सिंपल सोनोग्राफी अगर स्क्रीनिंग वे में करते हैं तो आप मैक्सिमम 1-2 मिनट में भी उसको आराम से कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को ज़्यादातर इसको लेटे हुए पोजीशन में किया जाता है, क्योंकि उसमें करने में डॉक्टर को भी कंफर्टेबल रहता है और इमेज की क्वालिटी बेटर आती है। पर अगर कोई पेशेंट अगर नहीं लेट पा रहा है तो बैठे पोजीशन में भी कई बार किया जा सकता है, लेकिन उसमें यूजुअली इमेज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती, इमेज में कई बार थोड़ा प्रॉब्लम्स भी आता है। तो इसलिए आइडियली इसमें पेशेंट को लेटा के रखना ज़रूरी है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए कोई सांस रोकना या गहरी सांस लेने का ज़रूरत नहीं है, पेशेंट अपना नॉर्मल सांस लेता रहे तो भी सोनोग्राफी को किया जा सकता है। इसमें कोई सांस रोकना, सांस लेना या बोलना या नहीं बोलना, इसका कोई ज़्यादा वो नहीं। पेशेंट नॉर्मल सांस ले या कम सांस ले तो यूजली सोनोग्राफी की इमेज क्वालिटी थोड़ी बेटर आती है। अगर व्यक्ति गहरी गहरी सांस ले रहा है तो वो एक्स्ट्रा सांस जो वो लेता है वो अल्ट्रासाउंड की बीम्स के साथ इंटरफियर करता है, तो इसमें इमेज की क्वालिटी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, कई बार डिटोरेट हो जाती है। बेटर होता है कि व्यक्ति कम सांस ले और उस दौरान ज़्यादा बात वगैरह ना करे, क्योंकि इस दौरान भी अगर वो बात करता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होता है और उसमें जो अल्ट्रासाउंड की रेड बीम्स है उसमें थोड़ा इंटरफेरेंस भी प्रोड्यूस हो सकता है। मोडालिटीज़ की हमने बात की, ज़्यादातर सोनोग्राफी में जो इमेज स्ट्रक्चरल हार्ट का देखा जाता है, वैल्व्स वगैरह कंडीशन देखा जाता है, उसे 2D इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, यानी 2 डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। उसमें बेसिकली हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बेसिक आइडिया मिलता है। इसके अलावा एक कलर डॉपलर टेस्ट होता है जिसमें हम हार्ट का वैल्व्स वगैरह का फ्लो और उसमें अगर कोई ब्लॉकेज वगैरह है तो उसके दोनों वैल्व्स के बीच में कितना ग्रेडियंट डिफरेंस है उसको असेस करते हैं। इससे वैल्व्स के जो ब्लॉकेजेस वगैरह हैं, वैल्व्स के ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ, नलियों के ब्लॉकेज की नहीं, वैल्व्स के जो ब्लॉकेजेस वगैरह हैं उसमें सीवियरिटी वगैरह कैसी है, ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं, हार्ट डायलेट हुआ है कि नहीं, हार्ट का पंप फंक्शन वगैरह कैसा है, हार्ट का राइट साइड का प्रेशर वगैरह बढ़े हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें उसमें पता चलती है। ज़्यादातर डॉपलर हमें वैल्व के ग्रेडियंट्स और वैल्व का लीकेज वगैरह के बारे में ज़्यादा बताता है। इसे कलर डॉपलर टेस्ट बोलते हैं। बेसिकली एक साउंड का ट्रांसमिशन में जो डिफरेंस क्रिएट होता है मूवमेंट की वजह से, उसको जज करता है। बेसिकली डॉपलर प्रिंसिपल का ये असेसमेंट था कि जब कोई भी चीज़ मूव करती है तो वो साउंड जो वेव वो रिफ्लेक्ट करती है, उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशंस आते हैं, जिसकी वजह से प्रोब उसको अलग तरह से कैच करता है, डॉपलर का प्रोब। तो बेसिकली साउंड का भी यही मैकेनिज्म है कि जब कोई वैल्व्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है तो उसके फ्लो में रुकावट की वजह से थोड़ा सा साउंड वेव्स में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको वो प्रोब डिटेक्ट करके असेसमेंट करके बोल सकता है कि इसमें कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके अलावा एक एम मोड टेक्नोलॉजी भी होती है, उसमें हार्ट का वैल्व्स का स्ट्रक्चरल प्रॉपर्ली असेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली ये थोड़ा सा पहले ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता था। आजकल ज़्यादातर इसको हार्ट के साइज़ को देखने में और हार्ट के चेम्बर्स का कितना एक्चुअल साइज़ है उसको असेसमेंट करने में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस पहले के कंपैरिजन में भी कम हुआ है। पहले ज़माने में जब 2D मोड और इको डॉपलर मोड वगैरह अवेलेबल नहीं होता था तो इसको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे इकोकार्डियोग्राफी के यूजेस के बारे में। इकोकार्डियोग्राफी चेस्ट पेन इवैल्यूएशन यानी हार्ट का दर्द लेने आए वाले व्यक्ति के केस में यूज़ किया जाता है,
पर इकोकार्डियोग्राफी की डायग्नोसिस 100% श्योर शॉट या कंफर्म नहीं होती है, कई बार इसमें रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। तो अगर किसी का इकोकार्डियो का रिपोर्ट कंप्लीटली नॉर्मल भी है तो उसे ये नहीं मानना चाहिए कि उसको कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि ब्लॉकेजेस को असेसमेंट करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। इसमें अगर किसी को पहले से हार्ट अटैक आया हो या स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटी हार्ट में हो तो वो ज़रूर पता चल जाएगा, लेकिन किसी को नली का ब्लॉकेज है तो वो असेसमेंट करने के लिए उतना अच्छा टेस्ट नहीं है। इसके लिए यूजली स्ट्रेस इको किया जाता है, स्ट्रेस सोनोग्राफी की जाती है, जिसमें व्यक्ति को पहले सोनोग्राफी की जाती है स्ट्रेस करने से पहले, उसके बाद अलग अलग तरह से या तो केमिकल फॉर्म में या पट्टे पर दौड़ाकर उसके हार्ट को स्ट्रेस किया जाता है, और उसके बाद रिपीट सोनोग्राफी करके उसमें क्या डिफरेंस है पहले और बाद वाले में उसको असेसमेंट किया जाता है। तो इससे बेसिकली पता चल जाता है कि कोई नली में ब्लॉकेज वगैरह है नहीं, पर यह भी एक रफ असेसमेंट या क्रूड असेसमेंट ही है, जिसका प्रेडिक्टिव वैल्यू 70-80% से ज़्यादा नहीं है, 100% नहीं है। हाँ, रूटीन एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी स्ट्रेस TMT जो करते हैं उससे कंपेरेटिवली इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू 5-10% बेटर माना जाता है, और कौन सी नली में कितना ब्लॉकेज है थोड़ा असेसमेंट करने में ये स्ट्रेस TMT से थोड़ा बेटर माना जाता है। इकोकार्डियोग्राफी यूजली अगर जैसे कि हमने अलग वीडियोस में बात की थी ECG जैसे, इसमें भी मिनट टू मिनट आवर टू आवर में वेरिएशंस आ सकते हैं। तो अगर किसी का व्यक्ति का BP फ्लक्चुएट आ रहा हो या किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसमें भी अलग अलग टाइम्स पे इकोकार्डियोग्राफी करने का फ़ायदा होता है। कई बार पेशेंट को कन्फ्यूजन होता है कि अभी 2 घंटे पहले तो इको किया था, फिर से इको करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कई बार तो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में तो हम इको बार बार अगर करते हैं तो चार्ज नहीं करते हैं पेशेंट को, लेकिन कई हॉस्पिटल्स में करते हैं कि बार बार इको अगर स्क्रीनिंग करना भी पड़ता है तो हर इको के लिए पेशेंट को चार्ज किया जाता है। तो कई बार अगर पेशेंट को इस बारे में ना पता हो तो कन्फ्यूजन की वजह से वो पूछने लगता है कि बार बार इको क्यों करना जरूरी है, दिन में 3 बार इको हो गया तो 3 बार का चार्ज पे करना पड़ेगा, तो उसे कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली बार बार करने का पर्पज़ ये होता है क्योंकि इसमें फाइंडिंग्स मिनट टू मिनट वेरिएशन हो सकती है। रूटीन पेशेंट में जहाँ कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन या सिम्टम्स नहीं है तो वहाँ बार बार करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर किसी व्यक्ति को कोई हॉस्पिटल में एडमिटेड है, बार बार BP फ्लक्चुएट हो रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है, वहाँ रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, बार बार BP फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार उसका फ्लूइड लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहा है, वहाँ पे इकोकार्डियोग्राफी बार बार भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल इको भी आता है तो भी उसको हार्ट की नली का ब्लॉकेज होता है। नॉर्मल इको सारे बीमारियां या सारे ब्लॉकेजेस को रूल आउट नहीं करता, उसके बाद फर्दर इसमें टेस्ट करने की या फर्दर स्ट्रेस टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। किसी व्यक्ति को दवा गोली का रिस्पांस कैसा आ रहा है या हार्ट अटैक के बाद वो दवा गोली या ट्रीटमेंट को कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है ये जज करने के लिए भी, और हार्ट अटैक के दौरान व्यक्ति की जान जाने का रिस्क कितना ज़्यादा है, व्यक्ति को कितना बड़ा हार्ट अटैक है, छोटा है या बड़ा है, उसमें आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, आगे क्या प्रोग्नोसिस है, ये सब चीज़ों को जज करने के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग टर्म व्यक्ति का प्रोग्नोसिस और 1 वर्ष में मृत्यु कितना होने का परसेंटेज चांस कितना है वो असेसमेंट करने के लिए भी इको किया जाता है। हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में भी अगर किसी व्यक्ति का हार्ट कितना वीक है, कितना ज़्यादा पंप फंक्शन खराब है, कितना उसमें सुधार की गुंजाइश है, दवाओं से कितना रिस्पांस आ रहा है, उसे कौन सी दवा की ज़रूरत है, पानी पेशाब निकालने की दवा की ज़रूरत है या नहीं, वैल्स का कंडीशन कैसा है, ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, ये सब चीज़ जज करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, एकमात्र ऐसा टूल है जो हमें ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो इसलिए ये हर पेशेंट का बार बार अगर हो रहा है तो पेशेंट के लिए बुरा नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसके बेसिस पे पेशेंट का पूरा दवा का स्ट्रैटेजी और सब कुछ चेंज किया जा सकता है। हार्ट अटैक आने के बाद एंजियोप्लास्टी करने के बाद पेशेंट्स का दवाओं से कैसा रिस्पांस आ रहा है और कंडीशन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को प्लास्टिक के बाद सुधार हो रहा है कि नहीं, ये जज करने के लिए भी हर बार जब पेशेंट हमारे फॉलोअप में आता है तो हम उसका एक बार स्क्रीनिंग इकोकार्डियोग्राफी देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को दवाओं से रिस्पांस नहीं भी आ रहा है या थेरेपी का रिस्पांस नहीं भी आ रहा है तो भी उसको जज करने के लिए इकोकार्डियोग्राफी कि में हमें पता चल जाता है कि रिस्पांस अगर नहीं आ रहा है तो फिर फर्दर उसको हम दवाई गोली चेंज करके देख सकते हैं। अगर किसी को स्टेंट में रीब्लॉकेज वगैरह भी आया है तो भी कैसा रिस्पांस है वो जज करने के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी एकमात्र जो है अच्छा टूल है। अगर इस पर कुछ डाउटफुल टेस्ट लगता है तो फिर हम व्यक्ति का स्ट्रेस इको या स्ट्रेस TMT करते हैं, उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलता है कि व्यक्ति को ब्लॉकेज है नहीं, ट्रीटमेंट की आगे ज़रूरत है कि नहीं। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग हॉस्पिटल में कई बार इकोकार्डियोग्राफी में 2-5% का इजेक्शन फ्रैक्शन में अगर वेरिएशन आ भी रहा है तो वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। अलग अलग ऑपरेटर्स जो हैं वो इजेक्शन फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत अलग अलग तरह से असेसमेंट भी करते हैं। ये बेसिकली इजेक्शन फ्रैक्शन का असेसमेंट विजुअल होता है, अंदाज पर होता है, इसमें कई बार 2-5% का वेरिएशन आ सकता है, तो इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मशीन से ये डायरेक्टली ये नंबर्स निकल के नहीं आते। हाँ, मशीन में भी कुछ टेक्निक होती है जिसमें मशीन एग्जैक्ट इजेक्शन फ्रैक्शन दे सकता है, लेकिन वो थोड़े कम्बरसम होते हैं, थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं और कई बार उसकी फाइंडिंग्स गलत भी होती हैं, तो इसको हर बार इसको यूज़ नहीं किया जाता है।
व्यक्ति का वॉल्यूम स्टेटस कैसा है या पानी बॉडी में पानी का लेवल कैसा है और उसका हार्ट रेट और हृदय गति और पंप फंक्शन वगैरह कैसा है, इसको असेस करने के लिए भी इकोकार्डियोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रांस इसोफेजियल इको की। ट्रांस इसोफेजियल इको बेसिकली एक इकोकार्डियोग्राफी का मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम एक अलग तरह से सोनोग्राफी को करते हैं, जिसमें हम एक सोनोग्राफी का प्रोब जो है एक बड़ा पाइप होती है, ट्यूब होती है, जिसमें एक सोनोग्राफी का प्रोब अटैच्ड होता है, उसको व्यक्ति को अन्ननली में डाल के उसको निगलने को बोलते हैं और उसको पेट के पास ले जाकर हार्ट को पीछे से देखते हैं। इसको ट्रांस इसोफेजियल इको बोलते हैं। कई बार व्यक्ति का अगर छाती के ऊपर से जो सोनोग्राफी करते हैं उसमें अगर इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है या हार्ट के पीछे की तरफ की जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे माइट्रल वाल्व है या हार्ट के चेंबर्स में कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं है, ये देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कई बार सर्जरी वगैरह के दौरान हार्ट का पंप फंक्शन वगैरह कैसा है, जब छाती खोल के सर्जरी किया जाता है तो ऊपर से आप बार बार इको करके नहीं देख सकते, असेसमेंट नहीं कर सकते, तो कई बार वैसे केसेस में ट्रांस इसोफेजियल इको किया जाता है, जिसमें एक सोनोग्राफी का प्रोब मुंह के द्वारा अन्ननली में डाल के हार्ट को पीछे से उसका असेसमेंट किया जाता है। ये यूजुअली कोई स्पेसिफिक चीज़ें देखने के लिए प्लान किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेशेंट के लिए भी अनकंफर्टेबल होता है, इसको निगलना पड़ता है तो थोड़ा सा उल्टी जैसा भी लगता है, खाली पेट भी पेशेंट को रखना पड़ता है, तो इसके लिए पेशेंट को पूरी रात भर खाली पेट रख के मॉर्निंग में फर्स्ट टेस्ट की तरह से इसको किया जाता है। थोड़ा कॉस्टली भी होता है, इसलिए इसको रूटीनली नहीं किया जाता है, कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए ही किया जाता है। इसमें इमेज क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर आती है। वैल्स का असेसमेंट और हार्ट में कोई क्लॉट वगैरह है नहीं, इसका असेसमेंट इसमें अच्छा किया जाता है। कभी कभार हार्ट में जब बटन से अगर हार्ट के कोई छेद वगैरह को बंद भी करना हो तो उसमें भी इसका असेसमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हार्ट के जो दीवारें हैं उसके छेद को बंद करने के लिए जो रिम्स देखने पड़ते हैं वो भी ट्रांस इसोफेजियल इको में कंपैरेटिवली ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि ये लोगों के लिए इनकन्वीनियंट है, थोड़ा कॉस्टली है, इसको रूटीनली इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। ज़्यादातर ऑपरेटिव केसेस में ऑपरेशन के दौरान यूज़ इसको ज़्यादा किया जाता है, हार्ट सर्जरी के दौरान या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक 3D इको भी होता है, जिसमें 3 डायमेंशनल इको पिक्चर होता है। ये एक थोड़ा कॉस्टली टेक्निक है, इसका कॉस्टली मशीन आता है। इसमें हार्ट का 3 डायमेंशनल पिक्चर मिलता है। नॉर्मली जो हम इको करते हैं वो 2 डायमेंशनल पिक्चर देता है, तो उसमें 2 डायमेंशन में हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें असेसमेंट मिलता है। 3 डायमेंशनल इको में एक लाइव असेसमेंट होता है, जिसमें 3 डायमेंशन में एक 3D पिक्चर जैसा, उसमें वैल्स का स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। वैल्स में कोई रुकावट या प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। पर 3D इको थोड़ा सा कॉस्टली है, मशीन भी थोड़ा कॉस्टली आती है, इसका इंटरप्रिटेशन भी थोड़ा टफ होता है। स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी इसमें ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर को करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें इमेज क्वालिटी अच्छी आए उसके लिए भी थोड़ा अलग अलग एंगल्स में इसको इमेजिंग करना पड़ता है। तो इसलिए इसको रूटीनली यूज़ नहीं किया जाता। स्पेसिफिकली रिसर्च टूल के लिए या कोई स्पेसिफिक अगर वैल का प्रॉब्लम वगैरह है, कोई ऑपरेशन के दौरान आपको वैल का स्ट्रक्चर्स वगैरह देखना है, कोई डिवाइस क्लोजर वगैरह आप कर रहे हैं, उसमें डिवाइस वगैरह बराबर से बैठा है कि नहीं, वो सब चीज़ों के असेसमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रूटीन केसेस में इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्बरसम है, थोड़ा कॉस्टली है और इसका ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, थोड़ा इमेज क्वालिटी भी कई बार कॉम्प्रोमाइज़ आती है, तो इसलिए इसको रूटीनली नहीं किया जाता। ज़्यादातर जो इको किया जाता है वो 2 डायमेंशनल यानी 2D इको और कलर डॉपलर इस तरह से किया जाता है। ये टॉपिक कॉमन लोग के लिए जानना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग को इको के बारे में कुछ ज़्यादा पता ही नहीं रहता, इसलिए जब भी कभी इसकी बात आती है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्यों इसको बार बार करना ज़रूरी है। तो इसलिए ये टॉपिक को लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, ताकि उस हार्ट में इस टेस्ट में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उन्हें पता रहे, और इसको करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या रिस्क है, वो उस बारे में भी वो जान और समझ सकें। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए उनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और अपने डॉक्टर्स पर ही डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो उसके लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में कोई और टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में उस तरह के टॉपिक्स को कवर कर सकें। थैंक यू।